हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की पीटी 365, जिसमें हम इकॉनमी सेक्शन अपना करेंगे। और इकॉनमी सेक्शन का आज हम चैप्टर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 4 हमारा रिलेटेड है हमारे एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड। सब समझते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में हमारे लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें क्या क्या याद रखना है हमारे, चाहे वो प्रीलिम्स एस्पेक्टिव से हैं चाहे वो मेंस एस्पेक्ट्स पे हैं आंसर लिखने के वक्त, है ना। तो क्योंकि अब प्रीलिम्स बड़े नज़दीक हैं, आपने देखा हरियाणा की भी डेट्स आ गई हैं, एमपी की भी आ गई है, यूपी का हमें आपका यूपीएससी का भी हमें पता चल गया है डेट्स का। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक को इतना मजबूत करना है कि वहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। और मैं आपको पता है ना, जब मैं ये कवर कराऊंगी तो आपको क्वेश्चंस भी दूंगी मैं। वो क्वेश्चंस में आप अच्छा टॉप कर पाओ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप टॉपिक्स को बड़े ध्यान से सुनना, ताकि आपको मैगज़ीन ना खरीदनी पड़े, आपका यही सॉर्ट आउट हो जाए वीडियो पे ही। अब देखो, यहाँ पर एफडीआई वर्सेस एफपीआई की बात कर रहा है। तो दो टर्म्स होती हैं, एक एफडीआई होता है, एक एफपीआई होता है। इसका मतलब समझाऊंगी, इसका इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं आपको समझाती हूँ आज, ठीक है। ध्यान से समझना, टेक्निकल टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट वाले हैं, समझने की ज़रूरत है। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि फिनेंशियल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है। समझ में आ गई? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक एफडीआई होती है और एक एफपीआई होती है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कोई भी कंट्री एफडीआई करती है, शॉर्ट टर्म फोकस रखने के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा भी तरीका बन सकता है जिससे आप प्राइमरी मार्केट में एंटर कर सकते हो। आप बिजनेस सेटअप करने वाले हो मान लो, या कुछ लार्ज स्टेक में लगाने वाले हो, कोई बिल्डिंग बिल्ड करने वाले हो, कोई फैक्ट्री लगाने वाले हो, जॉब क्रिएट करने वाले हो, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एफडीआई बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। सेकेंडरी मार्केट में जैसे मान लो स्टॉक बॉन्ड खरीदने हो, स्टॉक के खरीदने हो, कुछ आपको ट्रेडिंग करनी हो, या बॉन्ड प्राइस शेयर्स वगैरह खरीदने हो, तो उसके लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी मानी जाती है। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब ये देखो, भारत की मार्केट का एफडीआई से और एफपीआई पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। एफडीआई करने से क्या होता है, कैपिटल मार्केट का जो स्टेबल फाउंडेशन होती है वो काफ़ी स्टेबल हो जाती है। यानी कि जो इन्वेस्टर है उसको लॉन्ग टर्म पे ट्रस्ट आने लगता है, 10 साल की ग्रोथ देके जाती है और ये डेली वॉलेटिलिटी से हिलती नहीं है। तो यानी कि आप समझो, स्टेबल किसी भी कंट्री की ग्रोथ इंजन चल रही है वो उसके एफडीआई के ही उस प्रोसेस से पता चल जाता है कि इनका एफडीआई कितनी हो रही है। क्योंकि इसी से ना आपका डेली एक्सचेंज रेट का इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आरबीआई इस पर रेयरली ही इंटरवीन करता है एफडीआई के अंदर। तो मनी मार्केट इस पर काफ़ी ज़्यादा, देखो कैपिटल मार्केट भी स्टेबल हो गई, और कल भी मैंने आपको कैपिटल मार्केट मनी मार्केट पढ़ाया था ना, दोनों ही मार्केट स्टेबल हो जाती है एफडीआई की मदद से। गॉट इट? अब आओ कि हम ये चेक करते हैं कि जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है उसका असर हमारी और मार्केट्स पे कैसे पड़ रहा है। तो एक है कैपिटल मार्केट इम्पैक्ट, एक होता है मनी मार्केट एंड रुपी इम्पैक्ट। कैपिटल मार्केट इम्पैक्ट हाई वॉलेटिलिटी वाले में कह रहा है कि लिक्विडिटी देता है। यानी कि अगर आपने एफपीआई करा है तो इसका मार्केट पर असर जो होगा, कैपिटल मार्केट पर इसका असर पड़ेगा। इसमें हाई वॉलेटिलिटी होगी, यानी हॉट मनी, यानी लिक्विडिटी देगा। ये बुल लेकर आएगा, बियर पीरियड पे नहीं जाने देगा ये। समझ रहे हो? शार्प करेक्शन करेगा ये। तो मार्केट का ये मूवर होता है लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी देने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें मनी मार्केट पर एफपीआई का असर ये पड़ता है कि रुपी भी फ्लक्चुएट होगा। इनफ्लो आएगा अगर एफपीआई का तो उससे रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, और पैसा अगर रुपी का बाहर जाएगा तो रुपी क्रैश भी कर सकता है। इसीलिए मनी मार्केट के अंदर आरबीआई को एफपीआई वाला जब मामला चल रहा होता है तो आरबीआई इंटरवीन करता है। जबकि एफडीआई में क्या पढ़ा था हमने, एफडीआई के अंदर आरबीआई इंटरवीन रेयरली करता है, क्योंकि वहाँ पर फ्लक्चुएशंस नहीं है इतनी। दोनों बात समझ गए कैसे कैसे असर पड़ रहा है, पक्का याद रखोगे। चलो मूव करते हैं एफडीआई पर। अब इसको और ध्यान से समझते हैं। न्यूज़ में एफडीआई के बारे में इसलिए रहा क्योंकि आरबीआई ने बुलेटिन निकाला था जून 2025 में कि जो इंडिया का एफडीआई इनफ्लो है, ठीक है, वो 96% क्या हो गया है, गिर गया है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24। जबकि देखा जा रहा है कि ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो जो था राइज पहले कर रहा था इन कंपैरिजन 2024 में, अभी 25 में ये गिर गया है।
अब समझने की बात है एफडीआई के इनफ्लो गिरने से क्या भारत की मार्केट पर अच्छा असर है या बुरा असर है, ये समझने की बात है। लेकिन उससे पहले आप सारे रूट समझो, एफडीआई समझो क्या है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। एफडीआई का मतलब होता है कि ये फेमा एक्ट द्वारा गवर्नेंस इसमें कैसे चलती है। एफडीआई के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन की, है ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ भी तो कंट्रोल किया जाएगा। तो फेमा एक्ट है, कंसोलिडेटेड एफडीआई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, इसके थ्रू चलता है। अच्छा, अब जो एफडीआई है वो दो प्रकार की हैं, एक ग्रॉस एफडीआई है, एक नेट एफडीआई है। ग्रॉस एफडीआई का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट फॉरेन एंटिटीज करती हैं डायरेक्टली इंडिया के, भारत के प्रोडक्टिव असेट्स पे, ठीक है। नेट एफडीआई का मतलब है कि जो इनवर्ड आ रहा है, जो बाहर जा रहा है, उसका जो डिफरेंस निकालते हैं उसको हम नेट एफडीआई कह देते हैं। अब देखो, एफडीआई आने के दो प्रकार के तरीके होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि आपको प्रायर अप्रूवल आरबीआई की या सेंट्रल गवर्नमेंट की लेने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह पर 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का है। जैसे एग्रीकल्चर में कोई अगर पैसा लगाना चाहता है, एनिमल हस्बेंड्री में, कोयले में, लिग्नाइट में, ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना चाहता है, ग्रीन फील्ड वाली या एग्जिस्टिंग या टेलीकॉम सर्विसेज में, इन सभी सर्विसेज में क्या दिया हुआ है, 100% का एफडीआई रूट दे रखा है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। इन सेक्टर्स को याद रख लेना आप। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली 90% एफडीआई जो भारत में है, याद रखना वो किस रूट में है, ऑटोमेटिक रूट में। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी, हो सकता है वो 80% लिख दे, बट आपको याद रखना है कि 90% एफडीआई ऐसा है जो कि ऑटोमेटिक रूट से चलाया जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या है कि प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेल कन्फर्म टू द कंडीशन, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल में स्टिपुलेट करके दी गई है। यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपको सरकार की क्या लेनी पड़ेगी, जब भी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे, एफडीआई करोगे, आपको पहले सरकार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां हमें गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी पड़ती है, कमेंट सेक्शन में इमीडिएटली कमेंट करो, ठीक है। अब हम देखते हैं एफडीआई के कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर भी हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ पर एफडीआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटेड है, मतलब वहाँ पर उन सेक्टर्स में पैसा दिया ही नहीं हुआ है, उन सब में हम एफडीआई कर ही नहीं सकते भारत के अंदर। मान लो कोई चाहे कि लॉटरी के अंदर या ऑनलाइन लॉटरी में पैसा लगाना, गैम्बलिंग करवाना, चिटफंड निधि कंपनीज खोलना, तो यहाँ पर इन सभी सेक्टर्स में साफ बोला हुआ है कि भारत के अंदर ऑटोमेटिक रूट इनके थ्रू, या मतलब एफडीआई होगी नहीं इन्हीं सेक्टर्स में। तो एक्टिविटी सेक्टर डू नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर के लिए कौन कौन सा नहीं खोला हुआ, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन प्राइवेट सेक्टर्स के लिए नहीं खोला गया है। अब आओ डायग्राम्स पे चलते हैं। एफडीआई का जो इनफ्लो है देखो, वो 36 से 71 से आपका इतना 14% बेसिकली इंक्रीमेंट हुआ है। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपका एफडीआई आता है 19%, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में 16% आता है, ट्रेडिंग में 8% एफडीआई आता है। जो सबसे ज़्यादा कंट्री यहाँ पे कह रहा है कि शेयर ऑफ सोर्स कंट्री, सबसे ज़्यादा जो भारत में एफडीआई इनफ्लो लेकर आते हैं वो है सिंगापुर, फिर 17% लाता है मॉरिशस और 11% लाता है यूएसए। इनफ्लो मतलब पैसे का आना, इन होना, आउटफ्लो मतलब पैसे का बाहर जाना। तो वो समझ में आ गया, वो परसेंटेज गिरी थी, लेकिन हमें याद रखना है कि सिंगापुर से सबसे ज़्यादा हमें एफडीआई मिलता है। अब आओ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एज पर एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कुछ ना कैश शेयर्स में बेचा है, यानी कि 2.02 ट्रिलियन करके कुछ ऐसा भेजा है रुपीज़ में इन द कैलेंडर ईयर थ्रू अक्टूबर 1। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते कौन है, समझने की बात है। कह रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो होते हैं जो भारत की कंपनी में 10% का टोटल पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल को होल्ड करते हैं। अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी रिसीव्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स वो रखते हैं। अच्छा, अगर इसकी 10% से कैप जो है एक्सीड कर जाएगी, ठीक है, तो क्या होता है, इसका एफपीआई कैन बी डाइवर्स्ड ऑफ, सेल ऑफ कर दिया जाता है सरप्लस शेयर्स को, रिक्लासीफाई किया गया है इनको एज अ एफडीआई। अच्छा, आरबीआई और सेबी ही है जो रिक्लासिफिकेशन पे काम करती है एफडीआई और एफपीआई का।
रिक्लासिफिकेशन नहीं परमिट है कुछ सेक्टर्स में, जैसे चिट फंड है, गैम्बलिंग है, इन सेक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं करा गया। तो एफपीआई की इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ स्पेशली कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है एफपीआई इन्वेस्टर को, कोई लैंड बॉर्डरिंग कंट्री हो, है ना, तो ऐसी जगहों पे ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है, या कहीं इंडिया इन्वेस्टी कंपनी से कंकरेंस है, ऐसे में पड़ती है। तो याद रखना, जिसका भी इन्वेस्टर का 10% इंडिया कंपनी में टोटल इक्विटी कैपिटल मैक्सिमम होगा, यानी कि शेयर होल्डर होगा वो इन एक्सचेंज फॉर शेयर, समझ रहे हो, तो अगर ये 10% से बढ़ जाता है एफपीआई वाले में तो उसको सेल ऑफ कर दिया जाता है, सरप्लस शेयर क्या रिक्लासीफाई कर दिया जाता है उसको एफडीआई में। समझ गए आप सारी बातें। चलो आओ, अब लास्ट ईयर हमने बहुत रिवीजन की थी कि एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो जाना चाहिए, और इसीलिए हमने कहा हम भारत के लिए क्या लेकर आएंगे, हम भारत के रुपये को इंटरनेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हम डी डॉलराइजेशन चाहते हैं, हम बहुत पैसा नहीं खर्च करना चाहते डॉलर के रूप में, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी अपनी ही करेंसी में ज़्यादातर क्या हो, ट्रांजैक्शंस हो, एक्सचेंज हो, वो सारी चीज़ें हो। लेकिन ध्यान रखना, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इसको करें कैसे, क्या होगा। तो अब आरबीआई ने क्या करा है, प्रायर अप्रूवल जो रिक्वायरमेंट होती थी ना बैंक्स की प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट होती थी कि उनको ना स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है। वॉस्त्रो अकाउंट का मतलब है फॉरेन बैंक का अकाउंट डोमेस्टिक बैंक में होना इन अ लोकल करेंसी। फॉरेन बैंक का अकाउंट डोमेस्टिक बैंक में होना लोकल करेंसी में। बात समझ में आ गई। इसको खोलना पड़ता था ताकि आप स्पीडिंग तरीके से रुपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट कर पाओ। अब एसआरवीए यानी जो स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट है, ये 2 जुलाई 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, ताकि एक्सपोर्टर इंपोर्टर अपना इनवॉइस और सेटल कर पाए इंडियन रुपीज़ में, ताकि इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करा जाए। तो वॉस्त्रो अकाउंट मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मानो एग्जाम्पल के तौर पर कि यूएस का बैंक अपना इंडियन बैंक में अकाउंट खोल के बैठा है, मान लो एसबीआई का वॉस्त्रो अकाउंट। अब कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना। इंपोर्टर के लिए ऐसा काम करेगा, यानी भारत का जो बंदा है वो कुछ इंपोर्ट कर रहा है, मान लो इंडियन इंपोर्टर कुछ फॉरेन ट्रेडर को रुपीज में पे कर रहा है, तो उसका अमाउंट इज क्रेडिटेड टू जो मतलब जो फॉरेन बैंक का यूएस का ही मान लो बंदा है वो उसको ट्रांजैक्शन करके, तो उसका एसबीआई में जो वॉस्त्रो अकाउंट है ना उसी में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ गए। एक्सपोर्टर के लिए क्या होता है, इंडियन एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलती है जिसका मनी डिडक्ट हो जाता है वॉस्त्रो अकाउंट से, क्रेडिट हो जाता है एक्सपोर्टर के रेगुलर अकाउंट में। समझ रहे हो। इसीलिए वो पैसा अपना किसी जैसे यहीं पर यूएस का जो बंदा है, यूएस का जो बैंक है, उसने वॉस्त्रो अकाउंट अपना एसबीआई में खोल लिया है, इसीलिए खोला है वो ताकि यहीं से अपना ट्रांजैक्शन हो सके। अब एक अकाउंट होता है नॉस्त्रो अकाउंट, यानी डोमेस्टिक बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में होना किसी ओवरसीज कंट्री में, जैसे कि इंडियन का एसबीआई जो है वो यूएस बैंक में जो सिटी बैंक है यूएस डॉलर्स वहाँ रखता है, तो ये एसबीआई का क्या हुआ, नॉस्त्रो अकाउंट हुआ। तो नॉस्त्रो अकाउंट का मतलब होता है एक्सचेंज और ट्रेड करना फॉरेन करेंसी में, लेट से यूएस डॉलर्स। अब इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है, वो करेंसी है यूएस डॉलर और यूरो की जिसमें ट्रांजैक्शन आप कंट्रीज या उनके बियॉन्ड बॉर्डर्स आप करते हो। तो जस्ट लाइक डोमेस्टिक करेंसी ये 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के, यूनिट ऑफ अकाउंट के, स्टोर ऑफ वैल्यू के। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं करेंसी कन्वर्टेबिलिटी पे। तो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो कंट्री की करेंसी है वो फ्रीली एक्सचेंज हो सकती है फॉर फॉरेन करेंसी, और इसके 2 कंपोनेंट है, एक करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, एक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि फ्रीडम है टू कन्वर्ट रुपीस को अदर करेंसीज में फॉर पेमेंट बिना रिस्ट्रिक्शंस के, और ये भारत में फुली कन्वर्टेबल है। ठीक है। कैपिटल वाले में क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हो विदाउट कंस्ट्रेंट, और ये पार्शली कन्वर्टेबल होता है भारत के अंदर। अब भारत जो है ऐसे कौन से स्टेप उठा रहा है जिससे कि रुपी इंटरनेशनलाइज हो जाए, तो आरबीआई ने उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान बनाया था 2024-25 में, जिसमें कहा था कि जितने भी इंडियन रुपी का जो अकाउंट है वो परमिट किया बाहर खोलो।
ताकि डिनोमिनेटेड जो लोन्स आए वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन रुपी में लें। स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट खोला, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सब हमने करना शुरू करा। इंडिया का हमने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ को यूपीआई दी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का आप इस्तेमाल करो। बताओ कितनी कंट्रीज़ को भी हमने दे दी है, फ्रांस, सिंगापुर, दुबई मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब आप बताओ कौन कौन सी कंट्री जिसको हमने यूपीआई ऑफर करा, उन्होंने एक्सेप्ट भी करा है। एशियन क्लियरिंग यूनियन हमने बनाया, लीमा को हमने लिबरलाइज करा ताकि और इंडियन रुपीज़ का इस्तेमाल हो, समझ लो, लाइक दैट। तो रुपी वीकन, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ना रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। जब रुपी वीकेंस टू रिकॉर्ड लो तो उसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट कर देता है कि अंडर वैल्यूएशन है। तो कंट्री की जब करेंसी वैल्यू की जाती है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की ब्रैकेट के कंपेयर में, समझ रहे हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या कि क्यों किया जाता है, ताकि एडजस्ट की जा सके रिलेटिव इन्फ्लेशन। समझ गए यहाँ तक बात? इसका फॉर्मूला याद रखोगे? याद रखना, रीड इज इक्वल टू नीर इनटू ब्रैकेट खोलो डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जितना ज़्यादा रीर होगा, याद रखना, एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा महंगा होगा और इंपोर्ट उतना ही चीपर होगा। जितना ज़्यादा रीर कम होगा उतना ही करेंसी अंडर वैल्यू होगी और एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, ठीक है। अब आ जाओ रेमिटेंस टैक्स समझाती हूँ क्या होता है। देखो न्यूज़ में कैसे रहा, पहले ये देखते हैं। देखो क्या हुआ एक्चुअली में कि यूएस हाउस ने अप्रूव करा वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है, जिसमें कि क्या बोला 3.5% आउटवर्ड रेमिटेंस टैक्स प्रोविजन है, जिसको एक्साइज टैक्स ऑन रेमिटेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं। और इसको बोला कि 1 जनवरी 2026 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। रेमिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि मूवमेंट ऑफ फंड, फंड का मूव करना फ्रॉम द कंट्री ऑफ वर्क बैक टू अ होम कंट्री। रेमिटेंस का सीधा सा मतलब है कि मान लो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई साथी दुबई में या किसी और कंट्री में रह रहा है, वहाँ से वो आपको कुछ पैसे भेज रहा है, तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। अब रेमिटेंस का फ्लो जो है वो डबल हुआ है, 2023-24 में डबल हुआ है, 118.7 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। अब रेमिटेंस कहाँ सबसे ज़्यादा आता है, तो कह रहा है कि हमारे पास टॉप 5 सोर्सेज हैं जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें यूएस से मिलता है, फिर यूएई, यूके, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर। इसको एज इट इज़ याद रखना है आपने। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर यूएई, फिर यूके, फिर सऊदी अरेबिया, नंबर 5 इज सिंगापुर। याद रखना है हमें। 3 रेसिपिएंट स्टेट इंडिया में कहाँ है? सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स को मिलता है भारत में, भारत के, वो महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है 20.5%, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। इंडिया टॉप लिस्ट में आता है रेसिपिएंट कंट्री में, इसको सबसे ज़्यादा मिलता है। वे बिहाइंड ऑफ सेकंड प्लेस मैक्सिको विद 68 बिलियन डॉलर। सोचो आप, अब भारत में जब रेमिटेंस आ रहा है इसका फ़ायदा क्या है भैया? इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। आप समझो 10% इंडिया के जो ट्रिलियन ग्रॉस करंट इनफ्लो है वो इसी की वजह से आ रहा है, रेमिटेंस की वजह से ही आ रहा है। ट्रेड डेफिसिट को बहुत सपोर्ट करता है ये, 47% जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहता है उसको कवर करता है ये बहुत सारे इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को सरपास करता है। रेमिटेंस इतना इंपॉर्टेंट है, सोचो आप। और जो इंडियन आउटवर्ड रेमिटेंसेज हैं फॉर ओवरसीज एजुकेशन फेल टू 8 ईयर ओल्ड लो अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ये 2004 में ही आरबीआई लेकर आया था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ताकि सभी इंडिविजुअल माइनर्स वगैरह को फ्रीली रेमिट कर पाए $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हमने, इसीलिए ये इतना हम फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा ये भी ध्यान रखना, लिबरलाइज जो रेमिटेंस स्कीम है ये कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलाउड नहीं है, अवेलेबल नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो इंडिया और यूके का क्या हुआ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ। इंडिया और यूके ने अनाउंस करा कि हम FTA करेंगे आफ्टर 3 years ऑफ फॉर्मल टॉक्स। अब दोनों कंट्रीज एग्रीड हैं टू नेगोशिएट अ रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जिसमें बिजनेस और ट्रेड को क्या करा जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के, एम्प्लॉयर जो हैं वो विल ओनली बी लाइबल टू पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इन वन कंट्री एट ए टाइम। इसमें एम्प्लॉय टेम्परली वर्क करता है अदर कंट्रीज में अप टू 3 years।
इंडिविजुअल के राइट को, एक्सेस के बेनिफिट को अफेक्ट नहीं करेगा ये। अब इंडिया यूके का एफटीए डिस्कस कर रहा है, कह रहा है जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस, यानी अप्रॉक्सीमेटली 99% जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं वो जीरो ड्यूटी एक्सेस हैं टू द यूके मार्केट। ठीक है, और इंडिया भी 90% ब्रिटिश प्रोडक्ट के सोल्ड पे लिवाई कट करा है उसने, ठीक है ना। तो मतलब हम कोशिश क्या करें, यूके के साथ अपने एफटीए को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। फिर हम ना अपने मोबिलिटी फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स को भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेशन को अलाउ कर रहे हैं और यूके बिजनेसेस प्रोक्योरमेंट के लिए। तो एफटीए होता क्या है, एफटीए का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज ट्रेड ब्लॉक बनाकर और रिड्यूस कर रही हैं, एलिमिनेट कर रही हैं कस्टम टैरिफ्स को, ताकि वो आराम से ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो हायरार्की देखो ट्रेड अग्रीमेंट्स की क्या होती है। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर हमने अग्रीड नंबर ऑफ गुड्स में से कुछ टैरिफ्स हटाना शुरू कर देते हैं। मोस्ट गुड्स में एफटीए हो गया, यानी कि फिर एक होता है सीका सीपा। सीका सीपा में क्या होता है बेसिकली आपका, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आप ना एग्रीमेंट कर लेते हो, रेगुलेटरी इश्यूज वगैरह जो है, इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो एडिशनल एग्रीमेंट कर लेते हो। कस्टम यूनियन में आप जीरो ड्यूटी ट्रेड करने शुरू कर देते हो। कॉमन मार्केट में फ्री मार्केट होती है, लेबर कैपिटल का आराम से सब मूवमेंट होगी। इकोनॉमिक यूनियन बन गया, यानी कि इंटीग्रेशन है, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज बन गई हैं। ऐसे ट्रेड अग्रीमेंट काम करते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फिर उसके बाद सिका सिपा, फिर कस्टम यूनियन, फिर आपका कॉमन मार्केट, देन इज इकोनॉमिक यूनियन। ऐसे ही आपको डायग्राम भी बनाना होगा अगर आप मेंस में ऐसे लिखोगे ट्रेड अग्रीमेंट के रिलेटेड। ठीक है, चलिए मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इंडिया और ईएफटीए ट्रेड के बारे में। इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ है। इंडिया और यूरोप का जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है वो अग्रीमेंट आपका इफेक्ट में आया 1 अक्टूबर 2025 में। अब आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। अमंग दी स्विट्जरलैंड जो है याद रखना भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके बाद नॉर्वे है। फर्स्ट एफटीए हमने साइन किया है, बाइंडिंग कमिटमेंट किया है ताकि जॉब क्रिएशन इन्वेस्टमेंट हो सके, और हम ये भी चाहते हैं कि 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हम कर सकें और 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर सकें। तो मार्केट एक्सेस जो होगा उसमें क्या होगा, 100% नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इसमें कवर होंगे, म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट्स होंगे, केमिकल्स एंड एलीड प्रोडक्ट्स में है ना ऑफर जीरो रिड्यूस टैरिफ इसके अंदर डाला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के बारे में, यानी ईपीएम के बारे में क्या याद रखना है। देखो ईपीएम से ही, इसी मिशन के तहत ही क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर भी इंट्रोड्यूस करी गई है। अब सबसे पहले इस मिशन के बारे में समझो। देखो कोशिश क्या है सरकार की कि कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल और डिजिटली तरीके से एक्सपोर्ट को प्रमोट करा जाए। 25,000 समथिंग करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, 6 साल के लिए टारगेट करा गया है। ठीक है, अब इसमें सेक्टर कौन कौन से उठाए गए हैं, टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम है, ये वाले सेक्टर्स याद रखना। इसका ना आर्किटेक्चर 2 तरह से काम करेगा, एक है निर्यात प्रोत्साहन, एक है निर्यात दिशा। मैंने आपको पहले भी समझाया था, निर्यात प्रोत्साहन में यानी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, निर्यात दिशा में यानी कि मार्केट को कैसे रीड करना है, कैसे कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, उसके बारे में है। अब इस पूरे मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हमारे एमएसएमईज हैं वो भी इसमें पार्ट ले सकें, सर्टिफिकेशन मिल सके, मार्केट का एक्सेस और बढ़ सके और इंडिया के प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बाहर और बढ़ जाए, इसलिए ये किया जा रहा है। इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसमें काम करेगा। अब देखो भारत का जो एक्सपोर्ट है ना वो 21% ओवरऑल जीडीपी बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है, 45% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में वो आपका 2.5% है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कितना हो गया, 824.9 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, काफी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम पे एक्सपोर्टर भी है ताकि लिक्विडिटी बढ़े, सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो, लाइक दैट। ये सारे के सारे बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे इकोनॉमिक ऑफ प्राइस की, कि इकोनॉमी में प्राइस कैसे डील होता है। देखो डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशनशिप से ही हमें पता चलता है कि कैसा रहेगा प्राइस। तो अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, देखो आप डिमांड बढ़ गई ना, यहाँ देखो ग्राफ देखो आप, दिस इज अ ग्राफ ऑफ डिमांड, दिस इज द लाइन फॉर सप्लाई। ठीक है, अब डिमांड बढ़ी तो आप देखो डिमांड ये बढ़ गई, यानी कि D1 से डिमांड कहाँ चली गई, D2 पे चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज दिखाया हुआ है, ऐसे यहाँ डिमांड डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज के डायग्राम आपको जरूर पता होने चाहिए, आपने जरूर सीखने होने चाहिए। और इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होता है हमारा, जहाँ भी डिमांड सप्लाई मीट कर जाए वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
अब ये कह रहे हैं कि देखो जी, इनकम में या इन्फ्लेशन में प्राइस इलास्टिसिटी का पता कैसे चलता है, हाउ इन्फ्लेशन एंड गुड टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कैसे अफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन का मतलब है रिड्यूस रियल इनकम, यानी वॉलेट स्क्वीज का मतलब होता है कंज्यूमर जनरली मोर प्राइस सेंसिटिव होते हैं फॉर नॉन एसेंशियल। एग्जाम्पल के तौर पर कॉलम 1 2 3 4 अगर हम उठाएं, नेसेसिटी का मतलब है इनइलास्टिक। जैसे मानो नॉर्मल बिहेवियर कस्टमर का क्या होता है, जो भी देखो इनइलास्टिक का मतलब है रिस्पॉन्स इतना ना आना। अब मान लो किसी असेंशियल आइटम का प्राइस बढ़ भी जाए, लेट से दूध का, मेडिसिन का, बंदा फिर भी खरीदेगा ना। आप बात समझो, उसका असर नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन अगर कोई वैसा गुड है, लग्जरी गुड है, उस पर असर पड़ेगा। बात समझ रहे हो, लग्जरी गुड को हम कम खरीदेंगे, ड्यूरेबल गुड्स को भी हम पोस्टपोन कर देंगे कि चलो अभी गाड़ी ही नहीं खरीदते, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहते हैं। ट्रेडिंग का कुछ ऐसा हम कर देंगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली ग्राफ बता रहा है कि स्टीप कर्व यानी कि इनइलास्टिक, फ्लैट कर्व यानी कि इलास्टिक, एरो यानी कि शिफ्ट हुआ है डिमांड एंड कर्व में। जहाँ भी शिफ्ट होगा वहाँ पर आपका बेसिकली प्राइस के अलावा कोई ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से डिमांड या इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। समझ रहे हो, तो ऐसा बिहेवियर यहाँ पर चलता हुआ दिखा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीपीआई। मैंने पढ़ा रखा है आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में। याद रखना 18 मेंबर वर्किंग ग्रुप और नीति आयोग इसमें काम करता है। नीति आयोग के मेंबर कौन है, रमेश चंद। उन्होंने प्रोड्यूस किया था, ये प्रपोज किया था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स निकालो, एक ऐसा तरीका निकालो, रोड मैप निकालो, स्विच करना है होलसेल प्राइस इंडेक्स से। अब कहाँ बढ़ना है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ बढ़ना है। क्यों कह रहे हैं ये ऐसा, देखो प्रोड्यूसर प्राइस जो इंडेक्स है ना, इसमें ना आपको ना प्राइस, एवरेज प्राइस पता चल जाता है प्रोड्यूसर का, जो वो रिसीव करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के बाद। अब ये दो तरह के होते हैं, एक आउटपुट वाला, एक इनपुट वाला। आउटपुट वाला ये है जब गुड्स एंड सर्विसेज लीव द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, या गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटर कर जाए तो उसको इनपुट पीपीआई कहते हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि हमें ज़रूरत आ चुकी है अब कि हम होलसेल प्राइस को, इंडेक्स को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बायसनेस आ रही थी, सेम प्रोडक्ट में ही बार बार काउंटिंग हो रही थी। और बड़ी दिक्कत की बात थी कि डब्ल्यूपीओ ना एक्सपोर्ट को इंक्लूड करता है ना ही इंपोर्ट को इंक्लूड करता है। डब्ल्यूपीओ इवन सर्विस सेक्टर को भी एक्सक्लूड करता है, जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे 55% है। तो कह रहा है इसीलिए भारत को अब ज़रूरत है, इसीलिए रमेश चंद जो नीति आयोग के मेंबर हैं उन्होंने कहा हमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे हमें पता चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट पे, एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चाहती है कि हम डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पे आ जाएं। तो बाय एक्सक्लूडिंग टैक्सेस पीपीआई आरबीआई को ये बता देगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट के दौरान कितना खर्चा आया, गवर्नमेंट टैक्स कितना लगा। तो पीपीआई हमें सिग्नल दे देगा इन्फ्लेशन का बिफोर इट हिट डब्ल्यूपीआई या सीपीआई। इसको हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह हम पीपीआई को बना रहे हैं। बात समझ गए, तीनों के डिफरेंस को ध्यान से कान लगा के सुनना। अभी डब्ल्यूपीओ फर्स्ट मेजर पॉइंट ऑफ सेल है होलसेल मार्केट का, ठीक है। ये सिर्फ गुड्स को लेता है, टैक्सेस पे जो भी होलसेलर करता है उसको कैलकुलेट करता है। करंट ईयर्स का 11-12 है। जीडीपी डिफ्लेटर ये निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको रिलीज करता है। सीपीआई हमें पॉइंट ऑफ सेल पे, रिटेल शॉप पर उसको फाइनल पॉइंट बताता है। एनएसओ इसको रिलीज करता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देखता है, ये सारे कंज्यूमर टैक्सेस देखता है, इन्फ्लेशन वगैरह बताता है। 2012 इसका करंट ईयर बेस है, करंट बेस ईयर है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को फैक्ट्री गेट कहते हैं, यानी प्रोडक्शन के स्टेज पे ही गिनना शुरू हो जाता है। ये सेल की बात नहीं, प्रोडक्शन की स्टेज पे ही कितना खर्चे आने शुरू हो गए तभी से कैलकुलेट करता है। इसको निकालेगा वर्किंग ग्रुप अंडर डीपीआईआईटी, ये नीति आयोग। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड करता है। ये टैक्सेस मेजर प्योर प्रोडक्शन कॉस्ट निकालता है। ये बिल्कुल इन्फ्लेशन बता देगा कि ये रिटेल तक जाने से पहले ही बता देगा कि इन्फ्लेशन आने वाला है। तो ये प्रपोज इंडेक्स है, अभी तो प्रपोज होगा ना, देखा जाएगा। समझ गए बिल्कुल अच्छे से। तो कंज्यूमर जो प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स है वो एआई और एमएल का मतलब होता है एएलआरएल का, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबरर्स के लिए निकाला जाता है, ठीक है। इसने रिप्लेस करा है बेसिकली, और 2019 करा है 200, ठीक है। लेबर ब्यूरो इसको निकालता है। तो पर्सन जो भी एग्रीकल्चरल लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसके पास एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन ऐसा है और वो हायर कर रहा है, लेबर रख रहा है, पेड अप इन कैश है, लाइक दैट, ठीक है। चलिए, रूरल लेबरर क्या है, वन हु डज मैनुअल वर्क इन रूरल एरियाज, ठीक है। उसको रिटर्न में कैश या इन काइंड या पार्शियल कैश, पार्शियल इन काइंड मिलता है, वो कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के ऊपर।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है सबसे पहले समझना। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट रिलीज करी। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है तो क्या लिख कर आओगे, यूएनडीपी और OPHI करता है। OPHI का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव। इसने ये रिपोर्ट रिलीज करी, बताया जी 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.3 बिलियन 109 कंट्रीज में एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते हैं। पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स का तो अब समझो दो तरह से बर्डन होने लग गया है पॉवर्टी का। पॉवर्टी तो है ही, क्लाइमेट के शॉक और मार देते हैं। तो पॉवर्टी जो भारत में है, कह रहे हैं 2005-6 में 51.1% जो लोग थे वो पुअर थे बेचारे। फिर मेथडोलॉजी क्या होती है ग्लोबल एमपीआई को कैलकुलेट करने की, तो कह रहे हैं डेप्रीवेशन इंडिकेटर्स हैं। तो कह रहा है कंप्यूटेशन कैसे हो ग्लोबल एमपीआई की, शुरू होता है बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डेप्रीवेशन प्रोफाइल फॉर ईच हाउस होल्ड। जैसे कि इसमें 10 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आगे। तो पर्सन जो भी डेप्रीवेशन में आएगा उसका मतलब है सम ऑफ वेटेड डेप्रीवेशन, जो भी उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। ग्लोबल एमपीआई समझ गए क्या होता है, जो भी मल्टी डायमेंशनली पुअर है, इफ देयर डेप्रीवेशन स्कोर इज 1/3 या हायर तो वो ग्लोबल एमपीआई का बात करेगा। एमपीआई वैल्यू की बात करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं, या इंटेंसिटी कितनी पुअर होने की है इनकी, समझ रहे हो। तो एमपीआई को हम एडजस्टेड हेडकाउंट रेशो भी कहते हैं। इसमें साफ साफ बता दिया जाता है कि बंदे की कितनी इंटेंस में गरीब है वो। 0 से 1 होता है इसकी वैल्यू, जिसकी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी इसका मतलब हायर पॉवर्टी है। 10 इंडिकेटर्स हैं इसको निकालने के, न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, फिर लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब देखो हेल्थ भी बताता है, ये एजुकेशन भी बताता है, और लिविंग स्टैंडर्ड भी, कुकिंग फ्यूल है या नहीं है, सैनिटेशन साफ सुथरे में रहता है कि नहीं रहता है, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग असेट्स है या नहीं है। तो सारे इंडिकेटर्स को बताता है कौन, एमपी, मतलब आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नीति आयोग क्या मेथड यूज करता है, 10 इंडिकेटर्स को निकालता है, 2 एडिशनल मेथड्स के, मैटरनल हेल्थ, बैंक अकाउंट भी देखता है। तो नेशनल एमपीआई लाइक ग्लोबल एमपीआई हम हेड काउंट रेशो से मल्टीप्लाई करके इंटेंसिटी पॉवर्टी की पता चल जाती है। तो इंडिया का जो नेशनल एमपीआई है 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन हेल्थ है। हम 12 इंडिकेटर्स पे देखते हैं, मैंने आपको बताया 10 तो ऊपर थे, और नेक्स्ट क्या है, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। ये ध्यान रखना है आपने अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 की बात हम करने जा रहे हैं। यानी इसको निकालता कौन है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब निकालती है। तो यहाँ पर बताया गया ग्लोबल जो टॉप 10% है पॉपुलेशन की, उसके पास 75% वेल्थ है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। बॉटम 50% के पास मेयरली 2% है। इनकम डिवाइड तो समझो बहुत ही बेड़ा गर्क है, 10% जो टोटल इनकम अर्नर्स हैं उनके पास 90% से ज़्यादा कंबाइंड पैसा है, और पुअरेस्ट हाफ के पास 10% से भी कम ग्लोबल अर्निंग है। तो एक कजनेंट रेशो होता है, उससे पता चलता है कि बंदे की शेयर ऑफ इनकम जो टॉप क्वांटाइल्स की है वो डिवाइड कर दी जाती है बॉटम वालों से। जितनी ज़्यादा ये रेशो होगी उसका मतलब उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। उसको पल्मा रेशो से निकाला जाता है, शेयर ऑफ इनकम गोइंग टू बी टॉप 10% के पास कितनी है, बॉटम 40% के पास कितनी है, इतना पता चल जाता है। भारत की स्थिति के बारे में तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना। टॉप 10% हमारे यहाँ 58% कैप्चर करके बैठे हुए नेशनल इनकम, बॉटम 50% के पास 15% नेशनल इनकम का पार्ट है सिर्फ। एक्सट्रीम रिच 10% है, 65% टोटल वेल्थ है। 1% के पास तो 40% टोटल नेशनल वेल्थ है, लगाओ आप। एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी भी है कि वेल्थ में भी इतने वेल्दी हैं कुछ। तो गिनी कोफिशिएंट बड़ा अच्छा तरीका होता है, लॉरेंस कर्व से बताता है, आपने शायद स्टैटिस्टिक्स में कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो। ये बता देता है कि इनकम, वेल्थ और कंजम्पशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हाउस होल्ड में। इसकी वैल्यू 0 से 100 होती है। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, 100 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, समझ रहे हो। तो इसको गिनी कोफिशिएंट लॉरेंस कर्व से पता चल जाता है कि कितना कहाँ पे कितनी वो इनइक्वालिटी है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसको आरबीआई निकालता है, और ये 67 राइज कर गया है, याद रखना 2025 में। और इससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में कितना हुआ उसको बताते हैं। 0 का मतलब है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, 100% मतलब कि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन फुल है। तो 67 अभी हमारा स्कोर है। इसमें कोई बेस ईयर नहीं है, याद रखना, हर साल रिलीज़ किया जा रहा है 2021 से।
3 ब्रॉड पैरामीटर्स पे, और वो कौन कौन से हैं ये रहे, एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी। सप्लाई साइड कितना बैंक के मतलब जो गांव देहात में हर जगह पे बैंकिंग डिजिटल की सुविधाएं हैं। डिमांड साइड यूपीआई ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम बढ़ रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, तो दोनों में देखो वेटेज कितनी है, सबसे ज़्यादा यूसेज हमारा डिमांड साइड फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ है। ठीक है, पब्लिक डेट इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखो जी क्या होता है, आरबीआई ने बाईएनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है जिसमें कि पब्लिक डेट राइज हो गया है। एफएसआर का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो प्रेजेंट करता है सब कमेटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। एफएसडीसी का मतलब क्या होता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बनाई गई थी। इसको रेगुलेटर्स आरबीआई वगैरह संभालते हैं। ठीक है, अब इंडिया जो है ग्लोबल ग्रोथ में काफ़ी काम कर रहा है। भाई देखो हमारा, आप ही खुद सोचो, हमारा एनपीए वगैरह ग्रॉस ये सब हमने कितना डिक्लाइंड हुआ है, पब्लिक डेट कितनी बढ़ गई है हमारी। पब्लिक डेट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है। कितना होता है ये, एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो बोरोइंग करती है सरकार द्वारा, पब्लिक सेक्टर द्वारा, लाइक दैट। ठीक है, अब पब्लिक डेट दो तरह की, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट होती है। यानी कि इसमें पब्लिक डेट का मतलब क्या है, इंटरनल डेट 96.59% है हमारे पास, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये सब होती है ना, ये वाली एडीबी, आईबीआरडी एक्सटर्नल डेट होती हैं। एक्सटर्नल डेट में देखो तो यूएस डॉलर लार्जेस्ट कंपोनेंट है, बॉरोवर नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी सबसे ज़्यादा है, सेंट्रल बैंक हाईएस्ट शेयर है इनका। डेट इंस्ट्रूमेंट लोन हमारा 34% है। तो कह रहे कैसे कैसे पोटेंशियल हाई पब्लिक डेट हो कैसे जाता है, इसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी चीज़ों की, फिजिकल स्पेस कम हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा और हमें बहुत ज़्यादा 10 तरीके से झेलना पड़ेगा। तो हाई पब्लिक डेट इंडिया में रीज़न क्यों है, क्योंकि परसिस्टेंट फिजिकल डेफिसिट है, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सटर्नल डेट का बहुत ज़्यादा, पैंडमिक से हमें बहुत असुविधाएं होने लग गई। तो इसका मतलब भारत में हाई डेट का चक्कर है, फिजिकल डेफिसिट बहुत पुराना होता जा रहा है, हम रिसीट, हमें पैसा कम मिल रहा है और हम खर्च बहुत करते हैं। तो ये सारे ही कारण हैं जिसकी वजह से हम फेड अप हैं। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अमृत, यानी कि हम पढ़ेंगे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्कीम को ना 10 साल हो गए हैं, लगा लो 10 ईयर्स हो गए हैं, तभी इसको कह रहा है 1 डिकेड हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको लॉन्च किया गया था 500 सिटीज़ और टाउन्स में, ताकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वाटर सप्लाई, सीवरेज ये सब दी जा सके। अमृत का 2.0 भी आया 2021 में, और अमृत 2.0 वाटर और सीवरेज पे ध्यान देता था, ताकि सभी के घरों में नल की व्यवस्था हो जाए आराम से, ताकि ठीक है, पेयजल सर्वेक्षण इसमें किया गया, चैलेंज बेस्ड असेसमेंट सिटीज़ में किया गया, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन भी किया गया। अमृत 2.0 मिशन जो है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल वाटर सप्लाई करना, 100% सीवरेज मैनेजमेंट करना और वाटर सिक्योर सिटीज़ को बनाना। तो यहाँ पर काम कौन कर रही है, PPP कंट्रीज़ कर रही हैं, ताकि सभी सिटीज़ में मैंडेटरी हो जाए। वर्क सेल्फ हेल्प ग्रुप एम्फेसिस करने के लिए, तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे काम चल रहा है, ताकि ट्रीट एंड रीयूज़ किया जाए वाटर को सेफली। नेक्स्ट टॉपिक है अदर की डेवलपमेंट। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, याद रखना, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ IMF इंडिया ने जापान को सरपास करके 4थी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। यूएस पहला है 30.5, फिर चाइना 19.2, जर्मनी 4.7, भारत 4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। देखो जी, जीडीपी सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो जीडीपी ना पता हो, कितनी शर्म की बात है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपकी कंट्री में एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। 3 तरीके से निकाला जाता है इसको, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे काम करती है, अलग अलग तरीके से इसको निकाला जाता है। अब देखो इसको हम करने बैठेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए मेरी राय है आप प्लीज़ क्लास 12th की मैक्रोइकॉनॉमिक्स की किताब पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। ना समझ आए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, एमओएसपीआई ने रिलीज़ करा है कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्वे निकाला है। अब कैपेक्स सर्वे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी कि एनएसओ द्वारा निकाला जाता है, और कैपेक्स जो है प्राइवेट कंट्रीज़ का, कंपनीज़ का 68% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज जो है वो 40% यहाँ पर टोटल प्राइवेट सेक्टर इसको इंक्लूड करती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जो मनी स्पेंड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा टू द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटी एंड ऑल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो जब कोई फ्यूचर में क्रिएट होगा असेट तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब कुछ भी नहीं क्रिएट हो रहा, रिड्यूस भी नहीं हो रही लाइबिलिटी, तो वो रेवेन्यू है। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका ऑपरेशनल स्पेंडिंग पे लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में। तो इंडिया ने सिक्योर करा है अनकंटेस्टेड पोजीशंस, यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है,
ये यूएन का एक ग्लोबल फोरम है पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स का, स्टैंडर्ड सेटर्स का, ठीक है, ताकि मेंबर स्टेट्स को असिस्ट करना और क्वालिटी एंड इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सके। और हर साल इसका एनुअल सेशन होता है जिनेवा में, ताकि इमर्जिंग इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके, ठीक है। चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर आइए 2025 की। तो यूएनडीपी इसको निकालती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालती है। इसका टाइटल है मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंक है, इंडिया मूव्ड अप टू 3 स्पॉट्स, ठीक है, टू रैंक 130 आउट ऑफ 193। यानी हमारी रैंक कितनी थी? 193 में से हमारी रैंक थी 130। याद रखना एचडीआई की रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की रैंक बहुत पूछी जाती है पेपरों में, याद रखना। और इंडिया जो है रिमेन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, हमारा स्कोर 0.685 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो हम 72 ईयर्स तक पहुंच चुके हैं। स्कूल एजुकेशन की बात करो तो 13 साल तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बस इंडिया का जो जीएनआई यानी कि जो हमारा जीएनआई है उसका हमारा जो बिलो वैल्यू है वो अभी 7 पोजीशन पे आ गया है। जीएनआई समझते हो ना, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो इंडिया उसमें कितना रैंक करता है? 102 बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह को रिफ्लेक्ट करता है वो। 3 की डायमेंशंस को देखा जाता है जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताना, स्कूलिंग कितने गए हो, पर कैपिटा, ये सारा कुछ पता हमें चलता है। आज के लिए इतना ही। एग्रीकल्चर वाला सेक्टर हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल।